सबसे पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबने 10th स्टैंडर्ड बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ कंप्लीट किया और आपके पेरेंट्स को बहुत प्राउड कराया। इसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और विशाल कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, माई सेल्फ विनय सर, और मैं आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स कराऊंगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एक बड़ा ही फन वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको मजा आएगा। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट को करने के लिए बच्चों बेसिक्स आपके बहुत अच्छे रखे, क्योंकि मैंने देखा है मेजोरिटी ऑफ द स्कूल में वो लोग है ना रैंडमली चैप्टर्स करवाते हैं। जैसे हो सकता है आपकी स्कूल में डायरेक्टली सेंट्रल टेंडेंसी नाम का चैप्टर है, मीन मीडियन मोड, वहां से चालू कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे फिर विषय आगे बढ़ेगा, सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, आपको बेसिक पे आना पड़ेगा। और बेसिक पे मतलब फिर डेफिनेशंस है या फिर उसके टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो जब तक आप सीखोगे नहीं तो आगे के चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वरना ऐसा हो जाएगा कि बच्चों आपने ना क्वेश्चन सीखे, सब्जेक्ट नहीं सीखा है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैं शुरुआत चैप्टर 1 से ही करूंगा। आप पहले सब्जेक्ट को समझो कि स्टैटिस्टिक्स विषय है क्या, ये आपसे क्या डिमांड करता है, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कि उसे अगर पढ़ना है तो आपको किन किन बातों का नॉलेज होना चाहिए, किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? सो आई विल नॉट गो विथ अदर टीचर्स लाइक कि वो मीन मीडियन मोड पे चले गए सीधा सीधा। ठीक है, तो वैसे हम नहीं करेंगे बच्चों, हमें सब्जेक्ट की कंप्लीट और थरो नॉलेज चाहिए। करेक्ट हो गया? नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स है क्या? तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स ये विषय का हिंदी या गुजराती में मतलब होता है आंकड़ा शास्त्र। आंकड़ा शास्त्र, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? आंकड़ा शास्त्र। यानी एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर नंबर्स में, नंबर्स के ऊपर जिस पे काम होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें नंबर्स के ऊपर काम होता है, डेटा के ऊपर काम होता है। डेटा मतलब एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन। उदाहरण के रूप में अभी तो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो विराट कोहली के पिछले 10 इनिंग के रन्स, विराट कोहली के पिछले 10 इनिंग के रन, कि उसे रन कितने मारे, तो वो रन का जो डेटा होगा आपके पास, उस रन के डेटा के ऊपर अगर आप मीन मीडियन और मोड निकालते हैं, तो ऐसे विषय को, ऐसे विज्ञान को स्टैटिस्टिक्स या आंकड़ा शास्त्र कहते हैं। करेक्ट है? ज्यादातर लोगों को स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का अंतर नहीं पता, लेकिन बच्चों बहुत बड़ा अंतर होता है। मैथमेटिक्स जो है वो सबसे बड़ा विषय है, एक ऐसा विषय जो नंबर्स के बारे में ही बात करता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको सिर्फ नंबर्स की जानकारी देता है, कि नंबर्स में आप कौन कौन सी ट्रीटमेंट कर सकते हो, या नंबर्स के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस आप कर सकते हो, उसके बारे में जो जानकारी दे उसको मैथ्स कहते हैं। जैसे 2 + 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। करेक्ट है? तो ऐसे विज्ञान को मैथ्स कहते हैं, जो केवल नंबर्स की ट्रीटमेंट सिखाए। लेकिन उन नंबर से जो डेटा बनता है, उस नंबर से जो इंफॉर्मेशन बनती है, उस इंफॉर्मेशन का अगर हम कुछ प्रोसेस करें या उसके ऊपर कोई फॉर्मूला लगाए, तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स का सिंपल मतलब हो जाता है आंकड़ा शास्त्र। एक ऐसा साइंस विच डील्स विथ नंबर्स, अ साइंस विच डील्स विथ न्यूमेरिकल डेटा। आंकड़ा की माहिती के साथ अगर कोई विज्ञान, अगर कोई साइंस डीलिंग करना शुरू कर दे, तो फिर वैसे विषय को क्या कहेंगे आप? स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। क्लियर है? सो चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत ही बच्चों स्टैटिस्टिक्स से होती है, इस वर्ड से होती है। चैप्टर नंबर 1, कलेक्शन ऑफ डेटा। जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस, ये एक तरह का विज्ञान है, विच, जो डील करता है, विच डील्स विथ कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एक ऐसा विषय जो एक विज्ञान जैसा है, साइंस जैसा है, बट कैसा साइंस? जिसमें पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको क्लासिफाई यानी कि वर्गीकृत किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ऐसे विज्ञान को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। ऐसे साइंस को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। डेफिनेशन के अंदर बच्चों स्टैटिस्टिक्स को साइंस कहा है, इसका मतलब साइंस के जैसे इसमें भी प्रोसेस होता है जो मैंने लिखा हुआ है। पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, और उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं, यानी कि कंक्लूजन निकाले जाते हैं। मैथ्स है ना, मैथ्स, ये बच्चों आपको ये सब करना नहीं सिखाता। मैथ्स आपको क्या सिखाता है? केवल नंबर्स की ट्रीटमेंट, के नंबर्स का प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये कैसे निकलेगा, दो नंबर्स के बीच में प्लस कब होगा, दो नंबर्स के बीच में माइनस कैसे होगा, ये सिखाता है मैथ्स। जबकि स्टैटिस्टिक्स वो नहीं सिखाता। स्टैटिस्टिक्स सिखाता है डेटा के ऊपर क्या प्रोसेस आप करने वाले हो। करेक्ट है? जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया, विराट कोहली के पिछले 10 इनिंग के रन्स, उसे किसी मैच में 50 रन लगाए, किसी मैच में 30 रन लगाए, किसी मैच में 100 रन किए। तो इन सारे रन का अगर हम मीन निकाले, मीन पता है ना, एक्स बार, मीन को क्या कहते हैं? एक्स बार कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है मीन का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? V 10th में is पढ़ा equal होगा to आपने। एक्स x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi एक्स upon अपॉन x. एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी एक्स की जितनी वैल्यू है उसका टोटल लेना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो उसको हम एक्स बार कहेंगे। अब इसको आप मैथ्स नहीं कह सकते, इस विज्ञान को अलग से नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? हिंदी और गुजराती में इसका मतलब क्या होता है? आंकड़ा शास्त्र। हिंदी और गुजराती में इसका मतलब क्या होता है? आंकड़ा शास्त्र। ये जो डेफिनेशन है बच्चों जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये डेफिनेशन प्रोफेसर क्रॉक्सटन और काउडन ने दी है। किसने दी है? प्रोफेसर क्रॉक्सटन एंड काउडन। सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर क्रॉक्सटन क्रॉक्सटन एंड काउडन। इस प्रोफेसर ने ये डेफिनेशन को दिया। जब इस प्रोफेसर को पूछा गया कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो उसने कहा ये एक विज्ञान है जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और उस पे से कुछ इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। तो ऐसे विज्ञान को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? इट्स ए साइंस। नेक्स्ट, इट इज अप्लाइड साइंस। ये कैसा साइंस है बच्चों? अप्लाइड साइंस है। नाउ व्हाट डू मीन बाय अप्लाइड साइंस? अप्लाइड साइंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय अप्लाइड इसको साइंस? प्रूव किया जा सके, प्रैक्टिकली देखा जा सके। एक्सीलेंट। जिस विषय में आपको प्रैक्टिकल लाइफ की यूटिलिटी बताई जाती है। अब मुझे बताओ, मैथ्स में आपने बहुत बार इक्वेशंस बनाए होंगे, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ऐसा कुछ बनाया होगा, है ना? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसा बहुत बार बनाया होगा। तो वो x क्या है आज तक नहीं पता चला? कसम खा के बोलो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपने ऐसे बहुत बार फंक्शंस देखे होंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, खाली इसको सॉल्व करने आता है, लेकिन ये x क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। ये मैथ्स है।
या आपको केवल इसको सॉल्व करना सिखाते हैं? लेकिन स्टैटिस्टिक्स में क्या है, विराट के रन, विराट ने क्या रन लगाए, तो 50 रन मारे, 25 रन मारे, 10 रन मारे, वापिस 50 मारे, वापिस 100 रन मारे। तो हमें पहले से पता होता है कि एक्स की वैल्यू क्या है। दिस इज नॉन एज व्हाट, एक्स। तो अब इस विषय को आप क्या बोलेंगे, स्टैट्स। और ये अप्लाइड साइंस है, इससे हम क्या निकालते हैं फिर, मीन, मीडियन, मोड। क्या निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो मैथ्स के अंदर आज तक नहीं पता कि एक्स क्या होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स विषय के अंदर एक्स की वैल्यूज हमेशा आपको दी होती है। इट कैन बी रन्स ऑफ एनी क्रिकेटर, इट कैन बी मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट, इट कैन बी हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, इट कैन बी वेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो वहां एक्स की वैल्यू डिफाइंड होती है, और हमें इसी डेटा के ऊपर क्या करना होता है, कैलकुलेशंस करना होता है। तो फिर इस विज्ञान को हम बोलते हैं अप्लाइड साइंस, जो डे टू डे लाइफ में अप्लाई हो और जिससे कुछ समझ में आए। क्लियर है, पक्की बात। एग्जाम्पल के रूप में इसी का मीन निकालो बच्चों। मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सबकी टोटल करो, कितनी आएगी, 50 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 100। 50 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 100। 235 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी आइटम्स, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आया 47 रन। यानी विराट कोहली ऑन एन एवरेज 47 रन लगाता है। ये चीज आपको मैथ्स नहीं सिखाता, मैथ्स केवल नंबर्स की ट्रीटमेंट और एक्स की वैल्यू ढूंढना सिखाता है। जबकि स्टैटिस्टिक्स क्या है, अप्लाइड साइंस है। डे टू डे सिचुएशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे विराट कोहली के रन ढूंढना। ऑन एन एवरेज वो कितने रन लगाता है, 47। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं, अप्लाइड साइंस। क्या कहते हैं, अप्लाइड साइंस। बच्चों आया समझ में दोनों का डिफरेंस, Yes, sir. दोनों सब्जेक्ट का डिफरेंस क्लियर रखो, क्योंकि पूरा विषय पढ़ने के बाद भी ज्यादातर बच्चों को मैथ्स और स्टैट्स का अंतर नहीं समझता। क्लियर, आई होप आपको वो समझ में आ रहा है। दूसरा, Yes, sir. बच्चों मैथमेटिक्स के जो प्रिंसिपल होते हैं, मैथमेटिक्स के जो थियोरम होते हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब इंडिया में या फॉरेन में कहीं पे भी वो नियम सेम होते हैं। जबकि स्टैटिस्टिक्स के जो प्रिंसिपल है वो मोर और लेस एप्लीकेबल होते हैं। यानी ज्यादातर केस में कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते। तो ये बहुत बड़ा बेसिक फर्क हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स के कुछ फॉर्मूला यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जबकि कुछ फॉर्मूला यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो स्टैट्स और मैथ्स एक ही विषय है, बिल्कुल नहीं, दोनों विज्ञान अलग है। मैथ्स इज ए परफेक्ट साइंस, जबकि स्टैटिस्टिक्स क्या है, अप्लाइड साइंस। मैथ्स स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड मतलब उसके नियम विश्व यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। 2 + 2 तुम इंडिया में करोगे कितना होगा, व्हाट इज 2 + 2 इन इंडिया, 4। यूएस में करोगे तो 4। 2 + 2 4 ही होता है, चाहे इंडिया हो या अमेरिका हो। सो मैथ्स के प्रिंसिपल स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल स्टैंडर्ड नहीं होते, वो मोरलेस थोड़े से मैनिपुलेट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कभी कभी पॉइंट में आंसर आता है कैलकुलेशन करते वक्त, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसको, राउंड ऑफ। ये स्टेट्स में अलाउड है, मैथ्स में राउंड ऑफ करोगे तो LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा। पॉइंट है तो पॉइंट में आंसर रखना ही पड़ता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत बड़ा अंतर है मैथ्स और स्टैट्स में। बट आई होप आपको ये चीज समझा एवरीवन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स विषय के ओरिजिन और ग्रोथ पे। स्टैटिस्टिक्स विषय का ओरिजिन कहां से हुआ और ग्रोथ कैसे हुआ। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ये मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस मतलब अभी अभी डेवलप हुआ है।
तो बच्चों मैं उनके दिमाग की थोड़ी मिथ में निकाल देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स है वो लेटेस्ट या मॉडर्न साइंस नहीं है। स्टैटिस्टिक्स मौर्य एम्पायर से चला आ रहा है। मौर्य एम्पायर, आपने नाम सुना होगा चाणक्य का। हैव यू हर्ड अबाउट चाणक्य? और है ना, चाणक्य का ओरिजिनल नेम क्या था? कौटिल्य। कौटिल्य, ओके। और विष्णुगुप्त, उनका ओरिजिनल नेम क्या था? विष्णुगुप्त। तो चाणक्य मौर्य एम्पायर से स्टैटिस्टिक्स नाम का विषय है। और चाणक्य क्या थे बच्चों? चाणक्य का व्यवसाय इकोनॉमिक्स। क्या था एज अ प्रोफेशन? व्हाट ही वाज? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिस्ट, वेरी गुड। ही वाज वेल नोन ग्रेट इकोनॉमिस्ट। उनको देश कैसे चलाना उसकी पूरी नॉलेज थी। और अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट हमारे पास है ही नहीं, मनमोहन सिंह के अलावा। ही वॉज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट। उनको पता चलता था कि हमारे शहर में महिलाओं की प्रॉब्लम क्या है, यानी फीमेल्स की क्या इश्यूज है, बच्चों की क्या इश्यूज है, हमें कितना टैक्स लेना चाहिए, हमें कितनी सड़क बनवानी चाहिए, कहाँ पे स्कूल बनवाने चाहिए। वॉर स्ट्रेटेजी भी वो बनाते थे, कोई हमसे लड़ेगा तो हम उससे कैसे लड़ेंगे। और इसके लिए उनको क्या लगता था पता है? डेटा का जरूरत पड़ता था। तो डेटा वो कलेक्ट करते थे बरसों से, और फिर अपनी स्ट्रेटेजीज और पॉलिसीज बनाते थे और युद्ध करते थे या देश चलाते थे। सो चाणक्य के जमाने से स्टैटिस्टिक्स है, मौर्य एम्पायर से स्टैटिस्टिक्स है। और मौर्य एम्पायर जो है वो बीसी में आता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी 2000 साल पहले की बात है ये सब। तब से इनका जो स्टैटिस्टिक्स का विषय है वो तब से है। मौर्य के बाद हमारा क्या आया? मुगल एम्पायर आया। याद है ना मुगल्स? हमारा देश हमेशा से त्रस्त है, कोई ना कोई इन्वेडर आते हैं, इन्वेजन करते और हमें लूट के चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। सो इंडिया हमेशा से विक्टिम रहा है बाहर के इंट्रूडर से। इंट्रूडर मतलब आक्रमणकारी। मुगल्स आए, मौर्य के बाद मुगल्स आए। कौन आया था मुगल्स में सबसे पहले? हु वाज द फर्स्ट मुगल? बाबर। बाबर, वेरी गुड। बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब। औरंगजेब तक उनकी पीढ़ियों ने राज किया यहाँ पे, अराउंड अराउंड 600-700 ईयर्स। और इन सब में भी ऑलरेडी हम कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स था, वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स था। यानी मुगल्स भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। ये जितने भी मुगल्स के मैंने नाम लिए उसमें अकबर जो है वो सबसे फेमस हुआ। अकबर के बाद फेमस हुआ औरंगजेब, और फिर बाबर। बाकी जहांगीर और हुमायूं इतने फेमस नहीं थे। शाहजहां वो ताजमहल के हिसाब से फेमस हुआ, बाकी नहीं। बाकी अगर सही मुगल्स अगर कोई है कि इनकी लिनिएज में अगर किसी को याद किया जाता है तो अकबर है, औरंगजेब है और बाबर है। जिसमें अकबर है वो नंबर 1 पे आता है, क्योंकि अकबर ने हिंदुओं के लिए भी बहुत अच्छे काम किए थे। अकबर ने क्या किया था? हिंदुओं पे पिलग्रिमेज टैक्स लगता था। पिलग्रिमेज टैक्स मतलब अगर आप हिंदू मंदिरों में जाते हैं ना तो टैक्स दे के जाने का, बट अगर आप मस्जिद में जाते हैं ना तो टैक्स नहीं देने का। तो अकबर ने वो टैक्स बंद कर दिया था। सो ही वॉज ए वेरी गुड किंग, वो अच्छा राजा था। और उसकी टीम में था एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। वो पूरा अकबर के टाइम पे इकोनॉमी चलाता था, देश को चलाता था, और अकबर सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता था। तो टोडरमल को भी डेटा लगता था। टोडरमल को डेटा की जरूरत पड़ती थी। उसको ये भी जानना था हमारे शहर में, हमारे देश में लिटरेट लोग कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, हिंदूज कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, टैक्स कितना हम कलेक्ट करेंगे, लोगों की इनकम कितनी है, कहाँ सड़कें बनवानी है। तो इसके लिए उसको डेटा लगते थे। तो टोडरमल के टाइम पे भी स्टैटिस्टिक्स था, लेकिन उसके टाइम में एक स्टैटिस्टिशियन भी हो गया जिसका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। तो अबुल फजल उसका स्टैटिस्टिशियन था जो टोडरमल को हेल्प करता था और उसको डेटा ला के देता था। और अबुल फजल ने पहली बार स्टैटिस्टिक्स पे बुक लिखी जिसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। ये किताब उसने स्टैटिस्टिक्स पे लिख दी और लोगों को समझाया
कि भाई स्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट विषय है। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट है। अभी भी आपका 10th का रिजल्ट आया, वो अपने आप में स्टैटिस्टिक्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि 10th में आपने हर विषय में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स स्कोर किए और फिर नीचे परसेंटेज निकल के आया, जिसके हिसाब से आपको पता चला कि आप फर्स्ट रैंक करें, आप सेकंड रैंक करें, आप थर्ड रैंक करें, आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपको कौन सी और स्कूल में एडमिशन मिलेगा। ये सारी चीजें आपको रिजल्ट से ही पता चलती है। तो आपका रिजल्ट भी अपने आप में बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है स्टेटिस्टिक्स का। उसको मैथ्स नहीं कहेंगे, वो क्या है, स्टेटिस्टिक्स है। क्लियर। सो पहले कौन आया, मौर्य एम्पायर आया। फिर कौन आया, मुगल एम्पायर आया। मुगल एम्पायर में क्या आया, अबुल फजल नाम का स्टेटिस्टिशियन आया, जिसने कौन सी किताब लिखी, आईने अकबरी किताब लिखी। अब मुगल्स के बाद यूरोप के अंदर, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, आपने नाम सुना होगा, औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में। Right. स्टीफंस ने पहली इंजन बनाई थी, पता है ना, रेलवे इंजन पहली बार बनाई थी। बड़े बड़े मशीन्स डेवलप हुए, और मशीन्स डेवलप हुए तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्ट की संख्या बढ़ी, मास लेवल पे कामकाज शुरू हुआ। और उस वक्त पे भी जरूरत पड़ी किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। तो पहली बार लंदन में द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी की स्थापना की, यानी एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी बॉडी जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डेटा कलेक्शन का काम करती है। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वक्त 1834 में 1834 में तो रॉयल स्टैटिस्टिकल बॉडी की स्थापना हुई। ठीक है। स्टैटिस्टिक शब्द जो है वो जर्मन वर्ड था स्टैटिस्टिक, उससे आया था। गॉटफ्राइड एशेनवॉल, क्या नाम है, गॉटफ्राइड एशेनवॉल। ये वो व्यक्ति है जिसने स्टैटिस्टिक नाम ऑफिशियली दिया। अबुल फजल ने नहीं बोला था स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि भाई आंकड़ों के लिए कोई ना कोई विज्ञान होना चाहिए। बट दुनिया को स्टैटिस्टिक शब्द दिया किसने, गॉटफ्राइड एशेनवॉल, जर्मन व्यक्ति है ये। और जर्मन ने ये विषय निकाला और इससे वो ऑफिशियल नाम दिया कि भाई ये स्टैटिस्टिक है। क्लियर है। सो इसके बाद कौन आया, तो भाई उसके बाद आया हमारा लाप्लेस। आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा 10th स्टैंडर्ड में, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा, पता है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू एम अपॉन एन। ये फॉर्मूला किसने दिया, हु हैज गिवन दिस फॉर्मूला, प्रोफेसर लाप्लेस। प्रोफेसर लाप्लेस, इस व्यक्ति ने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी बनाई। और लाप्लेस ने अकेले नहीं बनाई, उसका दोस्त भी था गाउस, GAUSS, गाउस। इन दोनों दोस्त ने मिलके प्रोबेबिलिटी की थ्योरी हमारे सामने रखी कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट के होने या ना होने की संभावना कैसे ढूंढी जाती है। जैसे कॉइन उड़ाते हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी के थियोरम्स किसने दिए, प्रोफेसर लाप्लेस और गाउस ने। और उसके बाद आ जाते हैं हम 19th और 20th सेंचुरी में। 19 और 20 सेंचुरी के अंदर आया कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ये वो व्यक्ति है बच्चों जिसने स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूले की लिस्ट बड़ी कर दी। यानी अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले है वो देने वाला कौन है, कार्ल पियर्सन। और कार्ल पियर्सन ने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में भी किया, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल साइंस में भी किया, उसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी किया। यानी डेटा कलेक्शन हर लेवल पे इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा किसने कहा, कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन को सहारा मिला प्रोफेसर गोल्टन का। सो कार्ल पियर्सन और गोल्टन दोनों ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ढूंढा, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ढूंढा। उसके बाद आया प्रोफेसर फिशर। प्रोफेसर फिशर, फिशर ने स्टैटिस्टिक्स को घर घर तक पहुंचाया। फिशर ने स्टैटिस्टिक्स को घर घर तक पहुंचाया। फिशर्स ने एजुकेशन के अंदर, यानी आपके टेक्स्ट बुक में जो है ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर, मीन मीडियन मोड, ये सब डालने की शुरुआत प्रोफेसर फिशर ने की। सो फिशर ने स्टैटिस्टिक्स विषय को एजुकेशन में लेके गया, पॉलिटिक्स में लेके गया, साइंस में लेके गया, जेनेटिक्स में लेके गया, बायोमेट्रिक में लेके गया, एग्रीकल्चर में लेके गया।
हर सेक्टर में फिशर उसको लेके गया। इसके लिए फिशर को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? और उसके बाद लास्ट में आए ई पियर्सन और जे नेमार। ई पियर्सन और जे नेमार, इन्होंने कुछ किया तो नहीं, लेकिन ये जो कार्ल पियर्सन वगैरह वगैरह थे ना, उनके जो फॉर्मूले थे उसमें फायदे और नुकसान ढूंढने का काम उन्होंने किया। सो जे नेमार ने क्रिटिकली जितने भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। और इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स विषय का डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन एंड ग्रोथ हुआ, और हमारे सामने ये विषय निकल के आया। क्लियर? नेक्स्ट, इंडियन का तो नाम ही नहीं है इसमें। हाँ, मौर्य एम्पायर में इंडियन का नाम आया, बस उतना। क्या किसी इंडियन का योगदान है स्टैटिस्टिक्स के अंदर? क्या किसी इंडियन का योगदान है स्टैटिस्टिक्स के अंदर? तो आंसर इज यस। प्रोफेसर पी सी महालनोबिस। प्रोफेसर पी सी महालनोबिस। आपकी टेक्स्ट बुक पे आ जाओ, पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 मिला? Yes, sir. दिखा उनका फोटो? पीसी महालनोबिस, फुल फॉर्म है प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस। ये वो व्यक्ति है जिसने इंडिया में स्टैटिस्टिक्स लेके आए। इंडिया में स्टैटिस्टिक्स लाने का काम किसने किया? प्रोफेसर पी सी महालनोबिस, प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस। किस तरीके से लाए बच्चों? तो सबसे पहले उन्होंने 1931 में कलकत्ता के अंदर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जैसे यूनिवर्सिटीज होती है ना, स्कूल्स होती है, यूनिवर्सिटी होती है, वैसे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की इन द ईयर 1931। उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया कि भाई मैथ्स मैथ्स करके अब कंटाला आ गया, अभी तुम स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी सीखो, यानी आंकड़ों के ऊपर प्रोसेस करना भी सीखो। केवल x प्लस वाई इक्वल टू दिस करने से कोई मतलब नहीं है, जब तक आपको x क्या है वही नहीं पता। क्लियर है? सो आंकड़ा शास्त्र का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की 1931 में कलकत्ता के अंदर। फिर 10 साल बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स निकाला स्टैटिस्टिक्स के अंदर। जैसे हम अभी कॉमर्स किए, फिर कॉलेज भी कॉमर्स में करेंगे तो बीकॉम हो जाएंगे, बीकॉम के बाद एमकॉम हो जाएंगे 2 साल में। तो वो एमकॉम की डिग्री है ना मास्टर्स की, तो पहले मास्टर्स सिर्फ कॉमर्स में होता था, लेकिन अब मास्टर्स आप स्टैटिस्टिक्स में भी कर सकते हो। तो उसकी शुरुआत किसने की? पीसी महालनोबिस ने, कलकत्ता में, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शुरू किया स्टैटिस्टिक्स के अंदर 1941 में। फिर उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो हमारे देश आजादी के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पीसी महालनोबिस को कहा भाई मैं अभी देश कैसे चलाऊं? तो पीसी महालनोबिस ने कहा देश चलाने के लिए आंकड़े चाहिए। आंकड़े मतलब नंबर्स। आपको नंबर्स चाहिए कि तुम्हारे देश में पुअर पीपल कितने, रिच पीपल कितने, एग्रीकल्चर कौन लोग कर रहे हैं, कितने लोग दुकान चला रहे, कितने बच्चे हैं, लड़कियां कितनी है, लड़के कितने हैं, स्कूल्स कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं, ब्रिज कितने हैं, ये सब डेटा तुमको चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चेक एंड मेट हो गए कि भाई डेटा कहाँ से लाए। तो पीसी महालनोबिस ने एक और संस्था की स्थापना की, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। किसकी स्थापना की? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्रस्ताव रखा कि भाई ऐसी कोई संस्था बनाओ जो तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आए। और फिर एनएसएसओ को अप्रूव किया, किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और भी नहीं, इनका और भी योगदान है। इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद की थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान, हैव यू हर्ड अबाउट 5 ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सुना है इसके बारे में? क्या होता है? यस,
क्या होता है पंचवार्षिक योजना? जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, तब सरकार ने क्या किया, हर सेक्टर को 5-5 साल दिए थे। यानी खेती को 5 साल दिया कि भाई 5 साल तू देश चला, एग्रीकल्चर को बोला। फिर दूसरे 5 साल में हमने इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस दिया। फिर तीसरे 5 साल में हमने थोड़ा इंडस्ट्री थोड़ा एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दिया। वैसे 5-5 साल की सरकारें जो आती है ना, वो 5-5 साल अपने प्लानिंग के ऊपर देश को चलाते हैं। उसको कहते हैं 5 ईयर प्लान। सो इंडिया का जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ना 1955 से लेके 60 वाला, उसको प्रपोज किसने किया था? पीसी मालनोबिस ने। और इनका इतना योगदान देखते हुए भारत सरकार ने 1968 में उनको पद्म विभूषण का अवार्ड दिया। कौन सा अवार्ड दिया? पद्म विभूषण। ये एक तरह का सिविलियन अवार्ड है। हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा होता है भारत रत्न। तो उनको पद्म विभूषण से नवाजित किया। ये थे हमारे पीसी मालनोबिस, जिनकी कृपा से आज आप लोग ये विषय पढ़ रहे हो इंडिया के अंदर। वरना ये विषय पढ़ने के लिए तुमको यूरोप जाना पड़ता। क्योंकि जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए, जैसे गॉडफ्राइड आशेन बॉल, वो जर्मन था। कार्ल पियर्सन थे, वो भी यूरोप से थे। फिशर भी यूरोप से था। जे नेमार भी यूरोप से था। तो आई थिंक स्टेटिस्टिक्स आज हम जो इंडिया में बैठ के हुए पढ़ रहे हैं, वो इन्हीं की बदौलत है कि इन्होंने इंडिया में स्टेटिस्टिक्स नाम का विषय इंट्रोड्यूस किया। क्लियर हुआ एवरीवन? सबको समझा? Yes, ठीक है, sir. इसको नोट डाउन भी करेंगे हम लोग। ग्रोथ और ओरिजिन। सबसे पहले मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर से स्टैटिस्टिक्स चला आ रहा है। ठीक है, मौर्य एम्पायर में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यानी इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है, एक्चुअली मौर्य एम्पायर से है। हमने स्टैटिस्टिक में के अंदर बहुत ज्यादा योगदान दिया है। उसके बाद कौन आया? मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में क्या हुआ? एक बुक ही लिखी गई जिसका नाम क्या था? आईने अकबरी। आईने अकबरी was written by whom? Written by whom? अबुल फजल। उसका फोटो भी दिया है बुक में, देख लो। उसका फोटो दिया है अबुल फजल का। इस व्यक्ति ने क्या किया? अबुल फजल ने आईने अकबरी नाम की किताब लिख दी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। देन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स was derived from the German word statistic। स्टैटिस्टिक्स ये विषय का नाम कहां से आया? जर्मन वर्ड से आया। जर्मन वर्ड कौन सा था? स्टैटिस्टिक। क्लियर? दिस वर्ड was first used by Gottfried Eschenwall। इस व्यक्ति ने सबसे पहले स्टैटिस्टिक शब्द का इस्तेमाल किया। गॉटफ्राइड एशेनवॉल। क्लियर है बच्चों? इसको नोट डाउन किया आपने? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर दे।
Yes, sir, completed. हो गया बेटा? Yes, ये ऊपर yes, वाला हो sir. गया लिख के? Yes, sir, सब हो ऊपर गया, वाला? sir. सब हो गया. ओके, वेरी गुड। चलो, और भी आगे का लिखते जाएंगे हम लोग। जो जो पढ़ा है सब मैं लिखा दूंगा बच्चों, ठीक है? Yes, sir. Yes, फिर sir. इसके बाद सुना है थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये किसने डेवलप की? डेवलप्ड बाय प्रोफेसर लैपलेस एंड गाउस। इन दोनों ने मिलकर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया। कौन सा फॉर्मूला? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। याद आया कुछ? ये फॉर्मूला किसने दिया? लैपलेस और गाउस ने। लेकिन इनके बारे में बताता कौन है? ऊपर से तुम्हारा स्कूल भी भयानक था, केटी। ऐसे ऐसे टीचर्स तुमको पढ़ाते थे जिसको खुद को विषय आता नहीं है। सो थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी देने वाला कौन है? लैपलेस। उसके बाद क्या हुआ? इन 1834 पहली बार द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी was founded in लंदन। लंदन में इसकी स्थापना की गई ऑफिशियली कि भाई स्टैटिस्टिकल का भी कोई संस्था होना चाहिए जहां पे डेटा हम स्टोर करके रख सके। उसका नाम क्या था? द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। कहाँ बनाई गई? ये लंदन में। क्लियर? उसके बाद 19th एंड 18th सेंचुरी में कौन आया? 19th और 18th सेंचुरी में आए दो लोग, कार्ल पियर्सन एंड गॉल्टन। जिसमें बच्चों कार्ल पियर्सन को अंडरलाइन कर देना। इसके ऊपर तो हम तो चैप्टर ही सीखने वाले। आपका जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4 डिस्पर्जन, चैप्टर नंबर 5 स्कीवनेस, फिर 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर कार्ल पियर्सन का आएगा कोरिलेशन रिग्रेशन। इस व्यक्ति का तो पूरा बुक ही भरा हुआ है गुजरात के अंदर। ये तो हमारा भगवान है, कार्ल पियर्सन। इवन गोल्टन भी, गोल्टन पे एक चैप्टर सीखोगे आप 12th स्टैंडर्ड में। तो प्रोफेसर कार्ल पियर्सन एंड गोल्टन, इन दोनों ने क्या किया? यूज्ड स्टैटिस्टिक्स, यूज्ड स्टैटिस्टिक इन द फील्ड ऑफ साइंस, यानी विज्ञान में स्टैटिस्टिक्स को लेके आए। इन द फील्ड ऑफ साइंस, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, यानी विज्ञान क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, राजनीति में भी स्टैटिस्टिक्स लेके आए। करेक्ट? इसके बाद कार्ल पियर्सन, उसका योगदान और भी ज्यादा है। उसने ना फॉर्मूले की लिस्ट बढ़ा दी। जैसे आपको तो इतना ही पता होगा, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, लेकिन कोरिलेशन भी होता है, रिग्रेशन भी होता है, ठीक है? उसके अलावा इंडेक्स नंबर भी होता है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले डेवलप करने में कार्ल पियर्सन का बहुत बड़ा योगदान है। सो कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन was the founder of, was the founder of mathematical statistics। कार्ल पियर्सन ने स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैथ्स को ज्यादा इन्वॉल्व किया, यानी मैथ्स के फॉर्मूले भी स्टैटिस्टिक्स में लगाए। किसने? कार्ल पियर्सन ने। इसके बाद कौन आया? फिशर्स। इसके बाद आया फिशर्स, प्रोफेसर फिशर्स। फिशर्स ने क्या किया? उसने स्टैटिस्टिक्स को यूज किया
used statistics, used statistics in the field of, कहाँ कहाँ उसने यूज किया, उसने यूज किया जेनेटिक्स में। आप ब्लड टेस्ट वगैरह करते हो ना, ब्लड टेस्ट करवाते हो, तो ब्लड टेस्ट करवाने के बाद जो रिपोर्ट आती है, वो सारी रिपोर्ट का जो फंडा है वो फिशर लेके आया। तो जेनेटिक्स के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, बायोमेट्रिक के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर, एजुकेशन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर लेके आया। ये सारी फील्ड में कौन लेके आया? फिशर्स लेके आया। एंड देयरफॉर ही इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसलिए उसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स का पिता है फिशर्स। इसके ऊपर आप 12th में चैप्टर सीखेंगे, इंडेक्स नंबर। इसके ऊपर भी 12th और 11th में चैप्टर सीखेंगे, कार्ल पियर्सन पे। गोल्टन पे भी 12th में चैप्टर आएगा। बच्चों नोट डाउन कर देना इसे। Sir, yes, yes, बच्चों आ रहा है समझ में एवरीवन? yes, धीमहि, sir. Yes, खुशमी, sir. मैत्री, शगुन, Yes, sir. एकदम डिटेल में मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट मीन मीडियन मोड सीखोगे और फिर ऐसे नाम आएंगे सब्जेक्ट में, कार्ल पियर्सन, बोल्टन, फिशर, तो फिर चिड़िया उड़ेगा। तुम्हारे स्कूल का टीचर है, उसको अक्कल होना चाहिए, चैप्टर 1 से शुरुआत होती है, चैप्टर 3 से नहीं होता। क्योंकि आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, ये विषय के बारे में बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो ही फॉर्मूला याद कर पाओगे, वरना फॉर्मूला याद करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये हो गया पूरा? बाकी है। लिख दो लिख दो। Completed, sir. डन बच्चों, हो गया लिख के? Yes, हो गया sir. एवरीवन? ठीक है, फिशर्स के बाद कौन Yes, आया? sir. फिशर्स के बाद आया जे नेमन एंड ई पियर्सन। ई पियर्सन एंड जे नेमन, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कुछ नया कुछ नहीं किया। बोथ अंडरटुक refinement and expansion of
अर्लियर डेवलपमेंट, उन्होंने क्या किया, खुद का कुछ डेवलप नहीं किया, इन लोगों के फॉर्मूले है ना उसमें कुछ रिफाइनमेंट करके है, रिफाइनमेंट मतलब थोड़ा सा चेंज उन्होंने किया और एक्सपांशन का काम भी किया। और इस तरह स्टैटिस्टिक्स विषय जो है वो इंटरनेशनली डेवलप हुआ और ओरिजिन उसका हुआ। लेकिन इंडिया में कौन लेके आया, इंडिया में कौन लेके आया, यस, कंट्रीब्यूशन ऑफ पीसी महालनोबिस। हमारे देश में ऐसे ऐसे महान लोग होके गए, लेकिन कुछ लोगों का नाम है ना मतलब किताबों में लिखना रह गया। उनमें से ये एक थे पीसी महालनोबिस, प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस। क्या किया इन्होंने, इन्होंने सबसे पहले इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाई कलकत्ता में 1931 में। फिर 1941 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करवाया स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद उन्होंने एनएसएसओ की स्थापना करवाई और सेकेंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, करेक्ट है। और 1968 में उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म विभूषण की पदवी दी। ओके, तो ये इनके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आपको आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। सो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस का फुल नेम क्या है, द फुल नेम ऑफ पीसी महालनोबिस इज प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस, ये इनका फुल फॉर्म है। तुम लोगों ने इनको पैर पड़े बिना ही स्टैटिस्टिक्स शुरू कर दिया, श्राप लगेगा। जिस व्यक्ति ने स्टैटिस्टिक्स बनाया उसको तो याद कर लो, पागल लोग सीधा चालू ही हो जाते मिन मीडियन मोड। इस व्यक्ति ने स्टैटिस्टिक्स इंडिया में लेके आया। तो द फुल नेम ऑफ पीसी महालनोबिस इज प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस। इन 1931, 1931 में उन्होंने क्या किया, इन 1931 ही फाउंडेड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई की स्थापना की इन कलकत्ता। अब वो टाइम पे कोलकाता नहीं था, उस टाइम पे कलकत्ता था, तो ऐसे ही लिखना कलकत्ता, सी वाला, के वाला नहीं। फिर इन 1941, 10 साल बाद ही स्टार्टेड, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, स्टार्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी एमकॉम मास्टर की जो डिग्री है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स, यानी आंकड़ा शास्त्र में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। सो ही स्टार्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया उन्होंने स्टेट्स के अंदर, यानी अभी तुम स्टैटिस्टिक्स में भी मास्टरी कर सकते हो। देन एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट सेंसस ऑफ इंडिया, हैव यू हर्ड अबाउट सेंसस ऑफ इंडिया, क्या होता है सेंसस ऑफ इंडिया, क्या होता है सेंसस ऑफ इंडिया, जनसंख्या गणतरी, वस्ती गणतरी, नाम सांभळ्યું હશે, पॉपुलेशन काउंटिंग। कितने कब कब होता है इंडिया में, यस, इंडिया में जनसंख्या गणतरी कब कब होता है, every 10 years. यस, वंस इन एवरी 10 ईयर, 10 साल में एक बार होता है। अच्छा, आखिरी बार कब हुआ था,
2021 or 2020, I guess. 2011 में हुआ, आखिरी यही हुआ पॉपुलेशन काउंटिंग 2011 में हुआ है बच्चों। तो अभी होना चाहिए था 2021 में, लेकिन नहीं हो पाया। रीजन? कोविड। कोरोना। कोरोना कोरोना, है ना? पागल लोग। 2021 में होना चाहिए था, 2021 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19 इफेक्ट, और अभी तक हुआ नहीं है। बट कौन करवाता है ये सेंसस ऑफ इंडिया? यस सर। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम पता होना चाहिए। ये संस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, किसके कहने पे? पीसी महालनोबिस के। और ये संस्था आज भी सेंसस का काम करती है। समझा? पागल लोग, मारूंगा इसे। क्लियर? यस सर। So NSSO proposed by, he proposed NSS to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फाइनली GOI ने उसकी स्थापना एक्सेप्ट कर दी। एंड फाइनली सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या आया? उनका योगदान आया, कंट्रीब्यूशन इन सेकेंड 5 ईयर प्लान। जो पंचवार्षिक योजना सेकेंड वाली हुई ना, 1956 से 1960 वाली, उसमें इनका योगदान था, पीसी मालनोबिस का। और इसीलिए 1968 में, 1968 में ही वॉज अवॉर्डेड, उनको अवार्ड किया गया पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म विभूषण। नोट डाउन कर दे इसे। हो गया बच्चों? यस सर। वेरी गुड, क्लियर? यहां तक कोई डाउट है बच्चों आपको? ओके, सो आज का लेक्चर हम रखेंगे यहाँ तक। चैप्टर नंबर 1 हमारा ये चल रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा।
सो फर्स्ट हाफ में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। स्टैटिस्टिक्स में कुछ शब्द आते हैं, जैसे पॉपुलेशन आया, सैंपल आया, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। तो ये क्या होता है वो समझना पड़ेगा, उसके बाद मीन मीडियन मोड समझ में आएगा। क्लियर है? सो सेकेंड हाफ में हम लोग जाएंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। जैसे अकाउंट्स में भी आपने सीखा होगा कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, डेटर क्या है ना? वैसे इसमें भी आएगा पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, डेटा क्या है। क्लियर? सो दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर।